तो प्यारे साथियों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो आइए आज क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं देखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन है कि पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग पुष्प का क्या कर ले, नामांकित चित्र बना ले। आइए कैसे पुष्प का नामांकित चित्र बनाते हैं थोड़ा सा हम लोग देख ले। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कौन क्या होता है। मेनली जो बताए हैं, एक आपका नर भाग बना दिए हैं, एक क्या मादा भाग बना दिए हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं, एको को क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलेंगे। एक को क्या बोलेंगे, नर भाग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर। ठीक है, एक भाग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। ये जो मादा भाग होते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्त्री केसर। तो अब इसमें जो आपका पुंकेसर होता है, तो इस चीज को देखिएगा, इस चीज को क्या बोलते हैं, तंतु। क्या बोलेंगे, तंतु बोलते हैं। इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट, इंग्लिश में फिलामेंट। और इसको क्या बोलते हैं, परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर, एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछा गया है कि पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। तो पुंकेसर जो होता है ना, दो भागों में क्या होता है, बटा होता है। कहीं कहीं तीन भाग भी देखने को मिलते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो देखिए जब तक कुछ नहीं कहा जाए तब तक हमको समझना है कि दो ही होते हैं। ठीक है, मेनली दो ही कहेंगे, किसी किसी में देखने को मिलते हैं, किसी किसी में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हम दो ही याद करेंगे। हाँ, दो ऑप्शन में नहीं होंगे तब क्या लगाएंगे, तीन लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, दो ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दो। यानी पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है। यानी एक का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थोड़ी सी और हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, कि जैसे ये पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है, इसी प्रकार हम लोग बात कर लेते हैं कि स्त्री केसर, क्योंकि ये तीनों भाग हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलेंगे। इतनी भागों को क्या बोलते हैं, पूरे को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर में जो आप इसको देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र, जिसको इंग्लिश में एस्टिग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्टिग्मा, एस्टिग्मा, एस्टिग्मा। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका, वर्तिका बोलते हैं। इंग्लिश में एस्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टाइल। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं
इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। अंडाशय क्या बोलते हैं? अंडाशय। इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गया होगा कि पुंकेसर के दो भाग होते हैं। एगो को बोलते हैं का तंतु, इंग्लिश में फिलामेंट। दूसरे को बोलते हैं परागकोश, इंग्लिश में एंथर। अगर बात मैं कर लूं कि स्त्री केसर, ठीक है, ये पुष्प के नर भाग होते हैं। ये पुष्प के क्या होते हैं? नर भाग होते हैं। और ये जो स्त्री केसर होता है, ये पुष्प के क्या होते हैं? मादा भाग होते हैं। तो स्त्री केसर में कौन कौन होते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र जिसको एस्टिग्मा बोलते हैं, और ये स्टाइल माने वर्तिका कहते हैं। और ये क्या होता है? अंडाशय होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा कि पुष्प का अध्ययन कहलाता है। पुष्प का अध्ययन, क्योंकि पुष्प का हमारे डेली लाइफ में बहुत का है यूज है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं कि पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्प का जो अध्ययन होता है वह आपका एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। और पुष्प का खेती, ठीक है, पुष्प का खेती क्या कहलाता है? पुष्प की खेती क्या कहलाता है? तो पुष्प का जो खेती है उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये कुछ बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लघु बीजाणु धानु की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? तो देखिए, जो लघु बीजाणु होते हैं उनकी कितनी? 3 परतें होती है। लघु बीजाणु की कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। लघु बीजाणु धानु की कितनी परतें? 3 परतें होती है। ठीक है, 3 परतें होती है। लघु बीजाणु धानु की कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। ठीक है, सबसे पहले को क्या बोलते हैं? बाह्य परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य परत बोलते हैं। बाह्य परत, ठीक है, ये होता है आपका क्या? मध्य परत होता है। क्या होता है? बीच वाला को क्या बोलते हैं? मध्य परत बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है? अंतः परत, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम। क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं इसको। ठीक है, जो अंतः परत होती है, ठीक है, अंतः परत जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेपिटम। यही क्या करता है कि जो परागकण होते हैं, ठीक है, उनको ये क्या करता है? पोषण देने का काम करता है। ठीक है, पोषण देने का काम कौन करता है? पोषण देने का काम कौन करता है? तो टेपिटम करता है। किसको? जो देखिए, परागकण होते हैं उसको पोषण देने का काम कौन करता है? तो आपका करता है कौन? टेपिटम। कौन करता है? टेपिटम। ठीक है, तो इसमें आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है कि लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? कह रहा है कि देखिए, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, ठीक है, कि टेपिटम की मध्य परत। कौन? टेपिटम। कौन होती है? टेपिटम। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं।
पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि जो पुष्प के नर जनन अंग होते हैं, पुष्प के नर जनन अंग को, ठीक है, क्या कहते हैं? पुमांग। क्या कहते हैं? पुमांग। ठीक है, एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को, ठीक है, पुष्प के नर जनन अंग को पुष्प के नर जनन अंग को, नर जनन अंग को, ठीक है, क्या कहते हैं? पुमांग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमांग। ठीक है, पुष्प के नर जनन अंग को पुमांग कहते हैं। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्यारे साथियों कि पुष्प के, किसके? पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग, गायनोसियम। क्या कहते हैं? गायनोसियम कहते हैं। और इसके इकाई को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, तो आपसे इतना ही पूछा गया है कि पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। तो नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेश, सॉरी, क्या कहते हैं? पुमांग। क्या कहते हैं? पुमांग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं। तो अभी मैंने आपको 3 नंबर में ही बताया कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? जायांग। क्या कहते हैं? जायांग, माने गायनोसियम। क्या कहते हैं? गायनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गायनोसियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परागकण, कह कि परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? नर युग्मोद्भिद का, कि मादा युग्मोद्भिद का, कि दोनों, की कोई नहीं? तो देखिए परागकण जो होता है ना, परागकण वो किसको करता है? नर युग्मोद्भिद का। ठीक है, नर युग्मोद्भिद का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि परागकण की, इसकी परागकण की बाह्य चोल किससे बनता है? परागकण की बाह्य चोल किससे बनता है? सेलुलोज से, कि पैक्टिन से, कि एस्पोरोलेलिन से, कि टेपिटल से? तो जो परागकण की बाह्य चोल होता है, इसका परागकण की जो बाह्य चोल होता है ना, वो किससे बना होता है? किसको बोलेंगे? एस्पोरोलेलिन से बनता है। एस्पोरोलेलिन से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? तो आपको देखिए स्त्री केसर का भाग, ठीक है, ये मैंने एक का बनाया आपको, एक का बनाया आपको स्त्री केसर बनाया है मैंने, ठीक है, जयांग बनाया है। क्या बनाया है? जयांग। ठीक है, तो ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र, 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 जिसको हम लोग इंग्लिश में एस्टिग्मा, क्या कहते हैं? एस्टिग्मा। और ये जो दिख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या? वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका, जिसको इंग्लिश में एस्टाइल कहते हैं। और ये होता है आपका क्या? अंडाशय। ये क्या होता है? अंडाशय होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि देखिए इसको पूरे को, तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। तो कहता है कि स्त्री केसर का भाग निम्न में कौन सा है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, डी सभी। तो क्या होते हैं? सभी होते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र भी होते हैं, वर्तिका भी होते हैं, अंडाशय भी होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण क्या करे? भ्रूण कोश क्या करे? भ्रूण कोश के मध्य में
भ्रूण कोश के मध्य में मौजूद द्वितीय केंद्रक होता है? चतुर्थ गुणित कि त्रिगुणित कि द्विगुणित कि अगुणित? ठीक है, तो यहां से देखिए द्वितीय केंद्रक, ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, ये द्विगुणित होगा। क्या होगा? द्विगुणित, माने 2n होगा। क्या होगा? 2n होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि भ्रूण कोश के मध्य में मौजूद द्वितीय केंद्रक होता है, कैसा होता है? द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है कि कर गए युग्मक, क्या करें? युग्मक करें कि युग्मक संलयन पूर्ण होने से पर करें कि युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? पहला ऑप्शन है युग्मनज माने जाइगोट की रचना होती है, कि त्रिगुणित या त्रिसंलयन होता है, कि दोहरा निषेचन होता है, कि डी उपयुक्त सभी कार्य होते हैं। तो देखिए जब युग्मक संलयन होते हैं, जब क्या होते हैं? युग्मक संलयन होते हैं तो क्या होते हैं? युग्मनज का निर्माण होता है। जब युग्मक संलयन होते हैं तो किसका? युग्मनज, इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जाइगोट का क्या होती है? रचना होती है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक भ्रूण पुटी, कह रहा है कि एक भ्रूण पुटी में कह रहा है कि दो प्रकार के संलयन, युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? त्रिसंलयन, कि दोहरा निषेचन, कि भ्रूण पोष, कि डी कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लोग बोलते हैं कहा? दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन। आप दोहरा निषेचन का क्या, इससे आपको डिफिनीशन भी क्लियर हो गया कि एक भ्रूण पुटी में दो प्रकार के संलयन होते हैं। एक भ्रूण पुटी में क्या होते हैं? दो प्रकार के संलयन होते हैं। देखिए एक भ्रूण पुटी में क्या होते हैं? दो प्रकार के सेल होते हैं। ठीक है, जैसे यहां आपका दो द्विगुणित केंद्रक हो गया ये, ठीक है, और यहाँ अंड होता है। ठीक है, ठीक, तो देखिएगा, तो यहां कर है कि एक भ्रूण पुटी में दो प्रकार के संलयन होता है। एक युग्मनज संलयन होता है, एक क्या होता है? युग्मनज संलयन होता है, और कह रहा है कि एक क्या होता है? त्रिसंलयन होता है। क्या होता है? त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन। क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन कर है कि निम्न में से आभासी फल कौन सा है? निम्न में से आभासी फल कौन सा है? स्ट्रॉबेरी, की अखरोट, की सेब, की डी उपयुक्त तीनों? तो देखिए हम लोग जान लेते हैं कि आभासी फल किसको कहते हैं। आभासी फल किसको कहते हैं? आभासी फल, आभासी फल को हम लोग क्या असत्य फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। ठीक है, झूठा फल भी इसको कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। का झूठा फल, क्या बोलेंगे? झूठा फल, झूठा फल। ठीक है, तो देखिए झूठा यदि फॉल्स फ्रूट भी, ठीक है, तो अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये आभासी फल किसको कहते हैं। तो कहेंगे कि वैसा फल जिसका निर्माण, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से न होकर के, अंडाशय से न होकर अन्य भाग से होता है। ठीक है, क्या होता है? पुष्प के अन्य भाग से होता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से न होकर के किससे? पुष्पासन से हुआ हो। किससे हुआ? पुष्पासन से।
ठीक है, किसे हुआ हो, पुष्पासन से हुआ हो, पुष्पासन से हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग याद कर लेंगे, इसका ज्यादा एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल कौन है, सेब है। क्या है, सेब है। स्ट्रॉबेरी है, क्या है, स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी है। उसके बाद अखरोट बोल सकते हैं, अखरोट। ठीक है, ETC कर सकते हैं। ठीक है, ETC। तो देखिए ऑप्शन पहला है स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सी सेब, डी उपयुक्त तीनों। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों हो जाएगा, उपयुक्त क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी, क्या करें, कि किसी आवृत बीजी में, करें कि किसी आवृत बीजी में क्रियात्मक बृहत बीजाणु किसमें विकसित होता है, किसमें विकसित होता है। पहला है भ्रूणकोश, बी परागकोश, सी भ्रूणकोश, ठीक है, और डी है क्या है, अंडाणु है। डी क्या है, अंडाणु है। तो आपको बताना है कि किसमें क्या होता है, आपका बृहत बीजाणु विकसित होता है। तो वह होता है आपका किसका, या आप लोग इसका खुद आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीटों द्वारा, करें कि कीटों द्वारा परागण को कहते हैं, कीटों द्वारा परागण को कहते हैं। ठीक है, पहला दिया है ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। दूसरा एंटोमोफिली। तीसरा है हाइड्रोफिली, और डी है क्या है, चिरोटरफिली दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका हिंदी भी जान लेते हैं कि देखिए ये जो एंटोमोफिली है उसको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, और निथोफिली है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली को बोलते हैं जल परागण। क्या बोलते हैं, जल परागण, जल परागण। तो आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ कुछ और बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए परागण तो आप लोग समझते हैं, परागण तो समझते हैं कि परागण, 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 परागण को इंग्लिश में, परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन किसको कहते हैं भाई, कि कहेंगे कि जब परागकण, परागकण किसे, जब परागकण पराग कोश से, पराग कोश से निकलकर, पराग कोश से निकलकर, ठीक है, जब परागकण पराग कोश से निकलकर कहां तक पहुंच जाती है, वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, पहुंचना हो गया, क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, अब परागण भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, परागण, परागण कितने, 2 प्रकार के होते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं। परागण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलेंगे, स्वपरागण, स्वपरागण, स्वपरागण। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं सेल्फ, क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। और दूसरा होता है पर परागण। क्या होता है, पर परागण, पर परागण, जिसको बोलते हैं क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन।
तो देखिए स्वपरागण क्या है कि जब परागकोश एक ही पुष्प से के परागकोश से निकलकर अगर कहाँ पहुंचता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागण का। अब परपरागण क्या है कि जब परागकण एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प पर क्या करता है, पड़ता है, जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पर परागण कहते हैं। तो मान के चलिए जब परागकण एक पुष्प से निकल करके दूसरे पुष्प पर जाएगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, साधन चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, परागण के साधन। क्या बोलते हैं, परागण के साधन। तो वो परागण के साधन कौन कौन से होते हैं, तो थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, कि देखिए बताना चाहते हैं। तो देखिए अगर मान के चलिए अगर वो कीट द्वारा परागण होगा, कीट द्वारा ले जाया जाएगा, कीट, तो देखिए उसको बोलते हैं क्या, कीट परागण। क्या बोलते हैं, कीट परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, कीट, जिसको इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटोमा। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली कहते हैं, एंटोमोफिली, ठीक है, एंटोमोफिली। अगर कीट द्वारा परागण होगा तो उसको क्या बोलते हैं, कीट परागण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली, ठीक है। अगर वही पक्षी द्वारा होगा, किसके द्वारा, पक्षी द्वारा, तो पक्षी द्वारा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पक्षी परागण। क्या बोलेंगे, पक्षी परागण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्निथो। क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए जंतु के द्वारा होगा, क्या होगा, जंतु के द्वारा होगा, ठीक है, तो जंतु के द्वारा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जंतु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतु परागण, जिसको बोलते हैं जूफिली। क्या बोलेंगे, जूफिली कहते हैं, जूफिली। क्या बोलेंगे, जूफिली कहते हैं, ठीक है, जंतु के द्वारा जो परागण होता है, ठीक है। उसके बाद से होगा अगर जल के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, जल के द्वारा, तो उसको बोलते हैं क्या, जल परागण। क्या बोलेंगे, जल परागण करेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। अगर आपके हवा के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, हवा के द्वारा होगा, तो उसको बोलते हैं हवा परागण। क्या बोलेंगे, हवा परागण। क्या बोलेंगे, हवा परागण कहेंगे, हवा परागण, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में एनियोफिली। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनियोफिली कहते हैं, एनियोफिली कहते हैं, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कीटों द्वारा परागण को कहते हैं क्या, कीटों द्वारा परागण को कहते हैं क्या, एंटोमोफिली। क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली, हिंदी में कहते हैं कीट परागण। क्या बोलेंगे, कीट परागण कहते हैं उसको, कीट परागण कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। अगर किसके द्वारा, अगर आपको जंतु के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, पक्षी के द्वारा होगा, किसके द्वारा, पक्षी के द्वारा होगा, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पक्षी परागण। क्या होता है, पक्षी परागण कहेंगे, ठीक है, और ऑर्निथोफिली कहेंगे, ठीक है। अगर जल के द्वारा होगा, किसके द्वारा, तो इसको क्या बोलेंगे, जल परागण। क्या बोलेंगे, जल परागण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये जल परागण अगर जल के द्वारा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक पुष्पी पादप में, करें कि एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं। तो देखिए एक पुष्पी पादप में नर जनन होता है, नर जनन, उसको हम क्या बोलते हैं, नर जनन इकाई को कहते हैं क्या, पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर। याद कर लेंगे, एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग को, नर जनन इकाई को पुंकेसर कहते हैं, और मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं। एक पुष्पी पादप में मादा जनन
अंग इकाई को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्त्री केसर। ठीक है, एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग को, किसको? नर जनन अंग इकाई को कहते हैं पुंकेसर, और मादा जनन अंग इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि पराग कण के, किसके? पराग कण के बाह्य चोल में, पराग कण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को कहते हैं अंतःचोल, अंतःचोल की बी? यहां आप बी ऑप्शन कर देंगे, यहां ऑप्शन बी कर देंगे। ठीक है, क्या कि आप भी यदि कर देंगे कि जनन, आप जनन कोशिका, इसको आप बी कर दीजिए। ठीक है, ये सी हो गया, और यहां पर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अंतःचोल, बी जनन कोशिका, सी जनन छिद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पराग कण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन छिद्र। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक पराग कोष, करे कि जब एक पराग कोष अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, तो क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं उसको? लघु बीजाणु। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कह रहे कि जब एक पराग कोष अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन करे कि पराग कोष, क्या करे कि पराग कोष एक 4 कोशिकीय संरचना होती है, जिसमें 4 कोनों को क्या समाहित होती है? 4 कोनों को क्या समाहित होती है? तो उसको बोलते हैं क्या? लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी। उसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी समाहित होती है। लघु बीजाणु धानी समाहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है? निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है? बैलिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, डी सभी। तो देखिएगा जो जलीय घास होती है, जलीय घास, वो आपका बैसिलिनेरिया भी होती है, हाइड्रिला भी होता है, जोस्टेरा भी होती है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का क्या है? भाग है। पहला जायांग, बी पुमांग, सी स्त्रीकेसर, डी अंडाशय। तो देखिए जायांग नर पुष्प का नहीं होता है, ई मादा पुष्प का होता है। स्त्रीकेसर भी किसका? मादा भाग का होता है। अंडाशय भी का नर। तो आप हमसे पूछा गया कि कौन नर पुष्प का होता है, तो वो हो जाएगा आपका कौन? पुमांग। पुमांग जो होता है वो क्या होता है? नर पुष्प का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? ठीक है, मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? जायांग, पुमांग, पुंकेसर, परागकण। तो देखिए ये पुमांग का होता है, ये होता है आपका नर भाग का होता है।
नर भाग का होता है, परागकण भी नर भाग का है, ठीक है। मैंने अब परागकोश में परागकण होते हैं, ठीक है। अब पुंकेसर भी क्या है, नर भाग का भाग है। हमसे पूछा गया मादा का, तो मादा का कौन हो जाएगा, जायांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जायांग। अगला क्वेश्चन करें कि पराग थैले किन में पाए जाते हैं। आप थैले की जगह पर यहाँ कण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कण, ठीक है, कण। आप कह सकते हैं कि पराग कण किन में पाए जाते हैं, ठीक है। पराग कण किन में पाए जाते हैं, परागकोश में, कि पुष्पासन में, कि अंडाशय में, कि दलपुंज में। तो जो पराग कण होते हैं वो किस में, आपको शुरू में ही एक नंबर में बताए थे कि पराग कण जो होते हैं वो किस में, परागकोश में पाए जाते हैं, एंथर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, एंथर। ऑप्शन का हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनाट्रॉप्स, कहा कि एनाट्रॉप्स बीजांड होता है। तो एनाट्रॉप्स जो होता है आपका, एनाट्रॉप्स बीजांड जो होता है, ठीक है। ठीक है, एनाट्रॉप्स जो बीजांड होता है वो क्या होता है आपका, ऑप्शन है सीधा, उल्टा, गोल, वक्र। तो एनाट्रॉप्स बीजांड जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करे कि कुछ पुष्पों के, करे कि कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक क्या रोध, प्राकृतिक क्या बोलेंगे, रोध, प्राकृतिक रोध, प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं, ठीक है, जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है या होता ही नहीं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं, देखिएगा, हर्कोगेमी। क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हर्कोगेमी। क्या बोलते हैं, हर्कोगेमी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की कर रहा है कि भ्रूणपोष, क्या कर रहा है कि भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है। भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है, पराग नलिका से, कि लघु बीजाणु से, कि लघु बीजाणु धानी से, कि डी कि गुरु बीजाणु से। तो देखिए, भ्रूणपोष की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, गुरु बीजाणु से होती है। किससे होती है, गुरु बीजाणु से होती है। यानी ऑप्शन का हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करे कि माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या करे, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है, ठीक है, जो पोषक देने का काम करती है, उसे क्या कहते हैं, एंथोसियम, बी एंटाइन, डी टैपिटम, डी मध्य स्तर। तो देखिएगा, जो टेपिटम होता है, क्या होता है, टेपिटम, ठीक है, टेपिटम जो होता है वो क्या कहता है, वो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति को क्या करता है, पोषक, क्या कहेंगे, पोषक देने का काम करता है। तो यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेमल में किसके द्वारा परागण होता है, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है, चमगादड़ द्वारा, कि पक्षी द्वारा, कि जल द्वारा, कि वायु द्वारा। तो सेमल में जो होता है ना वो किसके द्वारा, चमगादड़ द्वारा क्या होता है, परागण होता है। यानी 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि इनमें
इनमें कौन द्विगुणित है? पहला अंड कोशिकाएं, बी सहायक कोशिकाएं, सी द्वितीयक केंद्रक, कि डी एंटीपोडल कोशिकाएं। तो देखिए ये जो द्वितीयक केंद्रक देख रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस देख रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? ये द्विगुणित होते हैं, माने 2n होता है, ठीक है। ये जो अंड कोशिकाएं होती है ये क्या होती है? अगुणित होती है। ये सहायक कोशिका भी क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। एंटीपोडल भी क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय, ठीक है, कह रहा है कि आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। कह रहा है कि भ्रूण में, कि भ्रूण कोश में, किसी बीज पत्र में, कि डी बीज चोल में। तो वो हो जाता है आपका किसमें? भ्रूण कोश में। किसमें? भ्रूण कोश में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तो आज का क्लास कैसे लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी है। तो आज के लिए धन्यवाद।